अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। नाजरीन आदाब, मैं सामिया परवीन हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है खातिरदारी। आज जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं वो शौकिया एक पोएट हैं, राइटर हैं, पर पेशे से एक ब्यूरोक्रेट हैं। जनाब अनुराग त्रिपाठी की पैदाइश उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुई। शुरुआती दौर की पढ़ाई उन्होंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट से की, जिसे अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। 1995 में इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन JNU नई दिल्ली से मुकम्मल किया। 1997 में इन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम्स क्वालिफाई किया और भारतीय रेल कार्मिक सेवा यानी IRPS में ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन किया। तकरीबन 20 साल तक इन्होंने इंडियन रेलवे में अपनी खिदमत अंजाम दी। रेलवे सर्विस के दौरान ही आप ओक ग्रोव स्कूल मसूरी उत्तराखंड के नामचीन स्कूल में 3 वर्षों तक प्रिंसिपल भी रहे। आपकी बेहतरीन सर्विस को देखते हुए 2007 में आपको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। आजकल आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE में सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हैं। आपकी शादी 1999 में हुई और आप अपनी अहलिया और 2 बेटों उत्कर्ष और सृजन के साथ खुशनुमा जिंदगी बसर कर रहे हैं। दिलचस्प बात ये भी है कि जनाब अनुराग त्रिपाठी दिल से एक शायर और तख्लीककार भी है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क और नए तजुर्बात की हिमायत करने वालों में शुमार किया जाता है। आजकल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मुल्क के लाखों करोड़ों टीचर्स और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। आप अपनी तबीयत से एक सखी दिल के मालिक हैं। यही वजह है कि ओरियो नाम की एक लेब्राडोर नस्ल के कुत्ते के साथ आप अक्सर तफरीह करते नजर आते हैं। तो नाजरीन बिना देर किए आपको मिलवाते हैं CBSE के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी जी और उनकी वाइफ निष्ठा जी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो पर आने के लिए। नमस्कार सामिया जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए और इस पूरे मूवमेंट को शूट करने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी लाइफ की शुरुआत के बारे में जानना चाहूंगी, आपके एजुकेशन के बारे में जानना चाहूंगी। जी, मूलतः मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले का रहने वाला हूं। अच्छा। और मेरी बेसिक एजुकेशन फैजाबाद जिले से हुई है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से मैंने 10th एंड 12th किया है। अच्छा। उसके बाद मैंने माता पिता के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से, उनके मोटिवेशन से मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया और 1995 में मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में। अच्छा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मैं दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आ गया। अच्छा। और 1997 में मैंने हिंदी विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अच्छा। तो आपकी जो एजुकेशन के बाद आपको सिविल सर्विसेज में जाने का जज्बा कहाँ से आया? मैं बताना चाहूँगा कि 12th के बाद जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया तो उसके 2 प्रेरणा स्रोत रहे। एक तो मेरी माँ और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाऊं, क्योंकि उनका मानना था कि इलाहाबाद जो जाता है बच्चा वो बन करके निकलता है, और वो इलाहाबाद पूर्व का ऑक्सफोर्ड माना जाता है। IAS और PCS के सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ करते थे। तो माता पिता की इच्छा थी कि मैं जाऊं, और उनको उम्मीद थी कि मैं जाऊंगा तो शायद मैं कुछ करके निकलूंगा। और इसके साथ एक बड़ा मोटिवेशन मेरे चाचा जी का है। चाचा जी उत्तर प्रदेश में PCS अधिकारी हैं, उसमें ARTO थे, और उन्होंने बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर तुम जाते हो, ह्यूमैनिटीज़ के विषय लेते हो, अपनी पसंद के विषय लेते हो और प्रयास करते हो, तो बड़ी आसानी से आप सफल हो सकते हो। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन इन लोगों का था। और फिर एक बार जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए तो वहाँ का वातावरण, विश्वविद्यालय, वहाँ के बच्चों का पढ़ने का जुनून, भूख, वो मेरे अंदर भी जगी। और फिर उसके बाद एक प्रक्रिया रही कुछ वर्षों की, और मैं आज एक सफल सिविल सर्वेंट के रूप में आपके सामने हूँ। तो फिर आपकी लाइफ पार्टनर का आपके सक्सेस स्टोरी में क्या रोल है, और कब हुई आपकी शादी, कैसे मिले आप लोग, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। जी, जब मेरा सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में हुआ तो मुझे उसके द्वारा भारतीय रेल कार्मिक सेवा
मुझे प्रदान की गई और मैं पिछले 21 वर्षों से भारतीय रेल कार्मिक सेवा में सेवा कर रहा हूँ और देश का जो रेलवे बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है उसमें HR मैनेजमेंट को लेकर के, स्टाफ के उन्नयन को लेकर के, उन्नति को लेकर के मैं लगातार अपना प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा चयन हुआ, एक माहौल बेसिकली उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर शहरों में है कि जब किसी परीक्षा का रिजल्ट आता है तो उन बच्चों की शादियां ढूंढी जाने लगती हैं। और जैसे ही मेरा रिजल्ट आया उसके अगले दिन मैं बताऊंगा कि मेरी वाइफ के चाचा जी मेरे हॉस्टल पहुंचे, उनको पता लगी कोई लड़का सिलेक्ट हुआ है, तो उन्होंने मुझसे मुलाकात की और अपनी बात की। उसके बाद घर वालों का इनके प्रस्ताव आया, मेरे माता पिता को सारी चीज़ें अच्छी लगी और फिर एक ऐसा समय आया जब हम दोनों लोग विवाह के गठबंधन में जुड़े और एक सफल जीवन हमारा चल निकला। पहली मुलाकात में ही फीलिंग तो आई गई थी, क्योंकि इनके इतने बात करने का और इतने क्वेश्चन करने का और इतनी चीज़ों को जानने का जो तरीका था, उससे लगा कि आपको रिझा लिया। बस उसके बाद फिर शादी तय हुई और फिर हम लोग उसके बाद अभी तक लगातार तो लाइफ पार्टनर है। आपके कितने साल हो गए आप लोग की हमारी शादी को 21 साल हो गए। ऐसी कोई खास बात जो आपकी पहली मुलाकात की हो, जो आपको याद रहती हो? पहली बार देखने आए थे जी, तो उसी दौरान एक मूवी रिलीज हुई थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो इनका सवाल मुझसे था कि उस मूवी का सबसे अच्छा सीन आपको कौन सा लगा? तो मैंने जवाब में बोला कि जब काजोल बिछड़ रही होती है उससे और शाहरुख खान लास्ट का फेमस ट्रेन वाला दौड़ने वाला सीन, ट्रेन का दौड़ने वाला सीन ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इन्होंने बोला क्यों पसंद आया? तो उसके पसंद होने के पीछे मैंने कारण बताया कि उसमें एक इमोशन और वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाई और वो खुद कितना प्यार करती थी उसको, और वो सीन काफ़ी टचिंग था। तो इन्होंने उसके बारे में जाना एंड वो सीन इनका भी मज़े की बात है कि वो सीन इनका भी। तो फिर तब पता चल गया कि आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं, बिल्कुल एक सी सोच रखते हैं। शादी मेरी बेसिकली हमारी रेलवे सर्विस के दौरान हुई और लगभग 20 वर्षों में मैंने रेलवे में अपनी सेवाएं दी। रेलवेज में मैं भारतीय रेल कार्मिक सेवा से जुड़ा रहा हूं, जिसके अधीन रेलवेज के सारे स्कूल्स आते हैं। और पूरे देश में लगभग 200 विद्यालय हैं जो प्राइमरी स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। और मैं जहां जहां कार्मिक अधिकारी के रूप में पोस्टेड रहा हूं, कोई ना कोई विद्यालय जरूर मेरे अधीन रहा है जहां मुझे शिक्षा को नज़दीक से देखने का अवसर मिला। मुझे लगता है कि शिक्षा कहीं ना कहीं मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है और मेरी सबसे बड़ी क्षमता उसमें है। और शायद उसी के कारण मैं 3 साल जो है मसूरी के एक बोर्डिंग स्कूल में प्रिंसिपल भी रहा हूँ। उसका नाम है ओक ग्रो स्कूल, जो उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। और रेलवेज का बोर्डिंग स्कूल है जो अंग्रेजों ने बनवाया था, 1888 का स्कूल है। मेरा बहुत बृहद अनुभव रहा है और बहुत करीब से मैंने शिक्षा को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, बच्चों को, अनुशासन को, बच्चों के कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट को मैंने देखा। उस अनुभव के बाद वापस फिर मैं रेलवेज में 1 वर्ष के लिए चला गया, जहाँ मैंने विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी। इसी बीच मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना जो है रेलवे के अलावा बाकी विभागों का भी अनुभव लिया जाए, उससे व्यक्तित्व का विकास भी होता है, एक्सपोजर भी होता है। और फिर सेंट्रल डिपुटेशन के थ्रू मेरा चयन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सचिव के पद पर हुआ, जहां मैं पिछले 2.5 ईयर से कार्यरत हूं। बाबूजी हमारे अध्यापक हैं, अभी भी विद्यालय चलाते हैं। मैं खुद प्रधानाचार्य रहा हूं और सीबीएसई बोर्ड में आकर के पूरे देश के स्कूलों को, पूरे देश के सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों को देखने का एक बड़ा अनुभव और अवसर मेरे को मिला है, जिसको मैं बड़ी तन्मयता के साथ पूरा कर रहा हूं। तो आपका सीबीएसई को लेकर आगे क्या गोल्स हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर देश का संपूर्ण विकास हो सकता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत शिक्षा को लेकर के। अगर हमने अच्छे नागरिक बना दिए, शिक्षित नागरिक बना दिए, संस्कारित कर दिया देश के बच्चों को, तो देश का विकास कोई रोक नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत सही जगह पर हूं। इस चीज़ को लेकर के सीबीएसई पिछले कई वर्षों से प्रयासरत है। सीबीएसई के पास इसमें 22,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं और 15 लाख से ज़्यादा टीचर्स हैं। हम लोगों का पूरा प्रयास ये रह रहा है कि किस प्रकार से शिक्षा को हम रटने वाली शिक्षा से, रोट लर्निंग से, स्किलिंग पर और अनुभव परक शिक्षा पर शिफ्ट कर सके। और पिछले 2 से 3 वर्षों से लगातार पॉलिसीज के थ्रू, मैनुअल्स के थ्रू और तमाम सारी एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स के थ्रू टीचर्स और प्रिंसिपल्स को ट्रेंड करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भारत के जो बच्चे, जो नागरिक, जो स्टूडेंट्स हैं, वो नंबर की होड़ से बाहर निकलें और उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, उनके अंदर एक हुनर पैदा हो, दायरा बढ़े, हुनर पैदा हो, हाथ को काम मिले, उनकी क्षमता का विकास हो। और क्योंकि देखिए,
नंबर लेकर के तो कोई भी टॉप कर सकता है, लेकिन देश को उसके नंबरों से ज़्यादा, उस बच्चे के पद से ज़्यादा एक अच्छे नागरिक की ज़रूरत है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री, देश के एक अच्छे राष्ट्रपति, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर और एक अच्छे अधिकारी की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें कहीं नंबरों से बहुत दूर जाती हैं। ये जाती मूल्यों को लेकर के, संस्कारों को लेकर के, क्षमताओं को लेकर के, संवेदनशीलता को लेकर के, वो लिटरेसी और एजुकेशन का जो डिफरेंस जी है वो जी 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 तो सीबीएसई सीबीएसई लगातार प्रयास कर रहा है पिछले समय से कि अपने एग्जामिनेशन में क्या परिवर्तन लाए, अपने परीक्षा के मूल्यांकन में क्या परिवर्तन लाए और करिकुलम और सिलेबस में क्या परिवर्तन लाए, जिससे आने वाले समय में ये विद्यार्थी देश का एसेट साबित हो सके और देश कई गुना बेहतर उन्नति कर सके। और जो आपके जो छोटे शहरों में, गाँव में जो स्कूल्स होते हैं, उनको लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है? वो लोग तो सीबीएसई की पहुंच से थोड़े काफ़ी दूर होते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीबीएसई के 22,000 स्कूल देश के सारे जिलों में स्थित है। हमारा स्कूल लद्दाख में भी है, हमारा स्कूल कश्मीर में भी है, हमारे स्कूल तमिलनाडु, केरला, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हर जगह हैं और रिमोट प्लेसेस पर भी हैं। तो एक अच्छी लहर चल रही है अच्छे विद्यालय खोलने की और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की। तो मेरा ये मानना है कि हमारे विद्यालय देश के छोटे शहरों में, गाँव में और बड़े शहरों में भी हैं। लेकिन मैं बिल्कुल आपसे इस चीज़ से मैं अपना साबका रखता हूँ कि देश में सिर्फ सीबीएसई के स्कूल ही नहीं हैं। देश में 90% बच्चे अदर दैन सीबीएसई स्कूलों में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और ये पूरे देश की राज्य सरकारों की नीतियों की ज़रूरत है कि किस प्रकार से सब लोग एक साथ मिलकर के काम करें कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो शिक्षा का केंद्र, कला का केंद्र, क्षमता विकास का केंद्र बन सकें, जिससे एक साथ देश को अच्छे लोग मिल सकें। वो कहते हैं ना, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते हैं। तो पढ़ाई की बात से अब हम आते हैं अब खाने की बात पर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने मेहमानों की खातिरदारी कैसे करते हैं? देखिए, हर व्यक्ति की कोई ना कोई हॉबी होती है और मेरी सबसे अच्छी हॉबी है कुकिंग और गार्डनिंग। ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था और किसी किराए के कमरे में रहता था तो खाना अपने हाथ से बनाता था और मुझे हर तरह का खाना बनाना अच्छा लगता था और मैं बनाता था। तो फिर आपको तो बहुत मदद रहती होगी। आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत मदद रहती थी। इनफैक्ट शादी के बाद आधा कुकिंग तो इन्होंने ही सिखाया। और उसके बाद होता क्या था कि किचन में ये मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। तो मैं, इनके पापा हमेशा ही पूछते थे ये रसोई में क्या करते तो मैं इनसे कुकिंग सीखती रहती थी। अच्छा, तो आज आप हमारे लिए क्या बनाएंगे? देखिए, आज हमने आपके लिए, एक तो मेरी श्रीमती जी आपको अच्छी सी पनीर की एक सब्जी खिलाएंगी। अच्छा। पनीर बटर मसाला बनाएंगे जिसकी तैयारी उन्होंने की है। मैं आपको एक बढ़िया जीरा आलू खिलाऊंगा। अच्छा, जिससे हम लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और वजन भी कम बढ़े। और इसके अलावा हम आपको अच्छा सा बूंदी का रायता खिलाएंगे। हम आपको दाल तड़का का स्वाद भी आपको देंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जब एक बार हमारी टेबल सजेगी तो आपको अच्छा लगेगा। अनुराग त्रिपाठी जी की खातिरदारी के किस्से सुन के मुझे तो बहुत अब बेचैनी लग रही है। जल्दी से चलते हैं इनके रसोई में, इनके किचन में और खाते हैं जीरा आलू और पनीर बटर मसाला। आज इस अवसर पर हमने अपने एक बहुत अजीज मित्र को आमंत्रित किया है जो हमारे बहुत प्रिय मेहमान हैं और मैं उनका भी स्वागत करूंगा और आज हमारे साथ वो ज्वाइन करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। नाज़रीन, हम आ चुके हैं अनुराग जी और उनकी शरीके हयात के बावर्ची खाने में। देखते हैं उनको जीरा आलू और पनीर बटर मसाला बनाते हुए। आज हम जीरा आलू बनाने जा रहे हैं और आप सब उसका टेस्ट भी लेंगे। और हमारे सामने सबसे पहले जीरा है, हमारे उबले हुए आलू के छोटे छोटे पीसेज, कटी हुई प्याज, धनिया के छोटे छोटे पीसेज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन के छोटे टुकड़े, नमक और कुकिंग ऑयल। साम्या जी, आज हम और मेरी धर्मपत्नी निष्ठा त्रिपाठी दोनों लोग मिलकर के कुछ आपको बनाते हुए दिखाएंगे और टेस्ट भी कराएंगे। मैं जीरा आलू बनाऊंगा और आप बटर मसाला बनाऊंगी। जी। मैं सबसे पहले मैं जो हमारा गैस स्टोव है उसको मैं ऑन करता हूं। वेट करते हैं थोड़ी देर, जो हमारी कढ़ाई है इसको गर्म होने के लिए। सबसे पहले हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालते हैं, थोड़ा सा, लगभग
2 स्पून। इसके बाद थोड़ी देर हम इंतजार करेंगे कि जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो जाए, हीट हो जाए। फिर उसमें हम लगभग आधा चम्मच जीरा डालेंगे। थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे, हाँ गोल्डन हो जाए। जी, थोड़ी देर हम प्रयास करेंगे इसमें इसकी ब्राउनिंग हो जाए। इसके बाद हम कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, जो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा लगभग ½ टीस्पून हम इसमें जीरे के साथ मिक्स करेंगे। इसकी आंच को हम थोड़ा सा धीमा कर सकते हैं जी। और फिर कटी हुई प्याज लगभग 2 स्पून, 2 चम्मच हम इसमें प्याज डालेंगे और हम इंतजार करेंगे इस जीरा, मिर्च और प्याज के थोड़ी देर तक ब्राउन होने का। और जब 1 से 2 मिनट में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी जी, थोड़ा सा ये जो हमारी प्याज एक ब्राउन कलर ले लेगी, जैसा कि देख रहे हैं कि ओनियन, मिर्च हल्की इसकी ब्राउनिंग हो गई है। इसके बाद हम जो हमारे उबले हुए और छोटी छोटी पीस में कटे हुए आलू हैं, हम इसको इसमें डालेंगे और इसको हम वापस चलाएंगे। इसको पूरा थोड़ी देर तक हम इसको ब्राउन करेंगे। थोड़ा सा हम हरा धनिया, कटा हुआ धनिया इसमें डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाए। हल्का सा इनमें स्वाद के अनुसार नमक, इसके अंदर हम आंच को थोड़ा हम धीमा कर दें। इसको हम चलाते रहेंगे जिससे कढ़ाई में ये लगे नहीं और आलू भी अपने रंग में और अपने सौंधेपन में आ जाए। जी, इसमें हम थोड़ा सा हल्दी या उसकी जगह गरम मसाला भी डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है हल्दी और गरम मसाला डालना, लेकिन स्वाद के लिए हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाले का प्रयोग कर सकते हैं। आलू की सौंधी खुशबू आप इसका अनुभव कर सकते हैं और जब आप इसका टेस्ट करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इसको पसंद कर रहे हैं। ये एक ऐसी डिश है जीरा आलू जो सबसे कम समय में बहुत अच्छे टेस्ट के साथ तैयार हो सकती है, फेवरेट भी होती है और सबसे ज़्यादा उपयोग तो जो हम जर्नी करते हैं, ट्रेन में जर्नी करते हैं, कहीं पिकनिक पे जाते हैं तो हम पूरी और सब्जी अगर बनाते हैं तो हम जीरा आलू सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं जी। आलू बेसिकली पोटैटो एक ऐसी चीज़ है जो आपको 12 महीने और देश के हर हिस्से में मिलती है और एक ऐसी सब्जी है जब आप कभी विदेश जाते हैं, फॉरेन यात्रा करते हैं तो वहाँ भी पोटैटो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने जीरा आलू तैयार है और बस इसको हम थोड़ी देर में आपके स्वाद के लिए अपने डाइनिंग टेबल पर हम इसको परोसेंगे जी। बस ये अब आपकी डाइनिंग टेबल के लिए और आपके स्वाद के लिए ये डिश तैयार है। आपको पसंद आएगी और हम उम्मीद करेंगे कि इसके बाद आप लोग भी इसको अपने घर में इसी रेसिपी से आप जरूर बनाएंगे। अब मैं आपको पनीर बटर मसाला बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले पनीर बटर मसाला बनाने के लिए जो जो तैयारी की हुई है, इसके लिए पहले प्याज कटा हुआ चाहिए होगा, टमाटर छोटे छोटे पीस में चाहिए, थोड़ी सी दही, साबुत गरम मसाले ये आपके सामने, पनीर के पीसेस और शिमला मिर्च, प्याज के पीसेस थोड़े से शैलो फ्राई कर लिए। कुकिंग
कुकिंग ऑयल चाहिए होगा इसके लिए। और अब ये मैंने ये इन सभी मसालों से ये ग्रेवी तैयार कर ली है, जिसको कढ़ाई में तेल गरम करके फिर ये ग्रेवी फ्राई करके फिर मैं पनीर इसमें ऐड करूंगी। नाज़रीन, अभी हमने देखा अनुराग जी ने कैसे हमारे जीरा आलू बनाकर दिखाया। अब हम देखते हैं मैडम बनाएंगी पनीर मटर मसाला। हमने कढ़ाई चढ़ा दी है गरम होने के लिए जी। और इसके बाद इसमें ऑयल डालेंगे, 2 स्पून ऑयल इसमें हम डाल दें जी। थोड़ा कढ़ाई गरम होने का इंतजार करते हैं, थोड़ा तेल गरम हो जाए, थोड़ा सा ऑयल पे अभी फुल फ्लेम पे इसको चढ़ाया है हमने। जी, अच्छा। तो थोड़ा सा ऑयल गरम हो जाए। इसके बाद मैं इसमें सबसे पहले ऑयल गरम होते ही देगी मिर्च डालूंगी जी, धनिया पाउडर और गरम मसाला। अच्छा। ये तीनों चीजें मैं ऑयल में मिक्स करूंगी। ओके। तो मैं इसमें देगी मिर्च डाल रही हूँ, एक चम्मच धनिया पाउडर जी। गैस थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, प्योरे है प्याज टमाटर दही और खड़े गरम मसाले, साबुत मसाले जो होते हैं जी, ये उनकी प्योरी है और इसमें थोड़ा सा दही फिटा हुआ पड़ा है। जी। ये इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। सारी चीजें इसमें मिक्स हो गई। इसको धीरे धीरे थोड़ा सा चलाएंगे। चलाते रहेंगे। जी। थोड़ा सा मसाला जब भुनने लगेगा तब इसमें नमक डालेंगे। अब आपके सामने हमारी धर्मपत्नी आपको पनीर बटर मसाले की ग्रेवी बना रही हैं। मसाला तब तक भूनेंगे जब तक थोड़ा सा तेल अलग हो जाए मसाले से। तो ये मसाले भी पक रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं। गैस को सिम कर देते हैं जिससे ये मसाले अच्छी तरीके से अच्छा। पक। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अच्छा। नमक According टेस्ट to के taste, according जी। हम लोग डालेंगे। थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब इसमें पनीर शिमला मिर्च और प्याज जो हमने फ्राई करी हुई थी इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर ये और पकेगा और ऑलमोस्ट ये तैयार होने की स्टेज पे है। ये हमारी पनीर बटर मसाला बिल्कुल ऑलमोस्ट अब तैयार होने की स्टेज पे आ गई। जी। देखिए इसका कलर भी मसालों के भुनने के बाद थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो गया है, थोड़ा सा ऑरेंज ज्यादा हो गया। ऑरेंज ज्यादा हो गया है। और जी। इसमें अब थोड़ा सा 2 मिनट और पकाने के बाद जी। फिर इसको हम अपने सर्विंग डिश में निकाल के थोड़ा कसूरी मेथी स्प्रिंकल करके जी। इसके ऊपर डालेंगे। गार्निश कर देंगे आप हाँ, कसूरी में। मेथी इसके ऊपर गार्निश करेंगे। पहले नहीं डालेंगे आप नहीं, कुकिंग बिल्कुल पहले नहीं डालेंगे, उसकी थोड़ी फ्रेग्रेंस फ्रेश रहेगी। जी, अब सर्विंग बोल में हम डालते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा। एकदम तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर सकते हैं। बस अब आप लोगों को इसका भी टेस्ट बिल्कुल इंतजार ही नहीं हो रहा है मुझसे तो। इसकी भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज हमें अपने मेहमानों को खिलाएंगे। पनीर और आलू दोनों का जायका आप लोग बताएंगे। बिल्कुल हम बताएंगे। और आप लोगों के बहाने आज हमें भी ये खाने को मिले। बहुत दिनों बाद आज ये घर में बन रहा है। नॉर्मली ऑफिस के लिए बिल्कुल सिंपल लंच सादा देते खाना हैं बनता है। क्योंकि वो हैवी तो ऑफिस में होता नहीं है, तो सिंपल लंच ही होता है इनको। गार्निश हो रही है आप इसी का। कसूरी मेथी, ये कसूरी मेथी आप कसूरी मेथी थोड़ी सी क्रश करके मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दी है जी। अपने पनीर के ऊपर, जिससे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। तो आइए अब आपके लिए जीरा आलू तैयार है, स्वादिष्ट जीरा आलू जिसका आप टेस्ट करेंगे और इसको हम डाइनिंग टेबल पर परोसने के लिए चलते हैं। बिल्कुल आपके लिए पनीर बटर मसाला भी बिल्कुल रेडी है और ये अब डाइनिंग टेबल पे सर्व होने की तैयारी है। हम सभी आपका इंतजार कर रहे हैं कि आइए। दोस्तों इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुझसे तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है। जल्दी से चलते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ और लेते हैं इसका मजा। दोस्तों त्रिपाठी जी के मेहमान भी आ चुके हैं, दस्तरखान भी बिल्कुल सज चुका है। मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। जल्दी से खाते हैं जीरा आलू और पनीर बटर मसाला। साम्या जी, आज इस अवसर पर हमारे मुख्य मेहमान के रूप में, हमारे अतिथि के रूप में हमारे मित्र और वरिष्ठ अधिकारी विनायक गर्ग साहब उपस्थित हैं। उनकी श्रीमती जी उपस्थित हैं इनके साथ।
विनायक साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, रेलवे के सीनियर अधिकारी हैं और अभी विनायक साहब ITDC में चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पद पर पदस्थ हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं। और आज जो आपके सामने टेबल सजी हुई उसके लिए उस पर हम आपका भी स्वागत करते हैं और आपको भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। इस पूरी टेबल को सजाने में, इसको बनाने में हमारी श्रीमती जी का पूरा योगदान रहा है। हमारी खास मेहमान, उन्होंने भी काफी इसमें हम लोगों को योगदान दिया। और जो टेबल आपके सामने सजी हुई आप देख सकते हैं कि आज पनीर बटर मसाला है जो हमारी मैडम ने बड़े मन से बनाया है। जीरा आलू है जिसका क्रेडिट मैं ले सकता हूँ कि मैंने जीरा आलू आज बना हुआ है। बाद ही पता चलेगा कि कितना जी जायका है। आपके सामने दाल तड़का है, आपके सामने बूंदी का रायता है, आपके सामने छोले हैं। 2 तरह के सलाद आपके सामने हमने परोसे हैं, एक आपके ओनियन एंड टोमेटो का सलाद और दूसरा कीमा सलाद है। इसके साथ अगर पूरी नहीं हो तो जायका आपको मिलेगा नहीं। और इसके साथ हमने आपके सामने स्टीम राइस भी प्रिपेयर करके रखा है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि आम और मिर्च के अचार भी आपके पास रखे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरी टेबल और ये पूरा भोजन आपको पसंद आएगा। बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है मुझसे, जल्दी से शुरू करते हैं और खाते हैं पूरी। तो आइए शुरुआत करते हैं और मैं आपकी मदद करता हूँ सर्व करने में, आप लोगों की मैं मदद करता हूँ। नाज़रीन, मुझे तो बहुत मजा आया अनुराग जी के हाथों की बनी हुई जीरा आलू खाकर और उनकी वाइफ के हाथ के बने हुए पनीर खाकर। उन्होंने इतनी जबरदस्त हमारी खातिरदारी करी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है खातिरदारी। तब तक के लिए देखते रहिए DD उर्दू। पढ़ा लिखा जब बचपन होगा, खुशियां होंगी, जीवन होगा, सपनों में आशाएं होंगी, पौरुष होगा, वैभव होगा। पढ़ा लिखा जब बचपन होगा, खुशियां होंगी, जीवन होगा, सपनों में आशाएं होंगी, पौरुष होगा, वैभव होगा। तन पर कपड़ा, हाथ में थाली, सर पर उसके संबल होगा, भूख गरीबी लाचारी से दूर देश का जनगण होगा। पढ़ा लिखा जब बचपन होगा। नन्हे मन में बीज मूल्य का बो दो, सही समय है बचपन। आत्म तत्व की करो तपाई, भर दो संस्कार से नभतल। सत्य सिखा दो, तत्व दिखा दो, भेदों से मुक्ति समझा दो। बोधिसत्व का दे प्रकाश, भव जीवन उसका पार लगा दो। करे तपस्या बने भगीरथ, प्रेम स्नेह की गंगा लाए। भरकर हाथों में नौ कौशल, क्षमताओं का ज्वार बहाए। पढ़ा लिखा जब बचपन होगा। माता पिता गुरु के हाथों, माता पिता गुरु के हाथों ऐसा शिल्प निखर कर आए। नव प्रयोग उन्मेष नया हो, दुनिया को नव राह दिखाए। कलम उठाकर दे दो उसको, वो भविष्य का त्रेता होगा। स्वर्णिम इतिहासों की धरती का वो नया पढ़ता होगा। पढ़ा लिखा जब बचपन होगा। जिस धरती पर जन्म लिया है, पल पल उसका रक्षक होगा। जल हो, थल हो, दूर गगन हो, हिमगिरि सा वो प्रहरी होगा। वो भविष्य की लिखे इबारत, माटी का भूगोल बदल दे। ऐसा मंत्र फूंक दो मन में, मानवता का शोक हरण ले। पढ़ा लिखा जब बचपन होगा। पढ़ा लिखा जब बचपन होगा।